थ्योरी ऑफ डिमांड वाला जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो उसका आज हम लोग का डे 2 है। डे 1 में फर्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग पढ़े थे व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, जहां हम आप लोग को ज्वाइंट डिमांड के बारे में पढ़ाए थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सब के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया गया था, है ना। तो जो जो पहला वाला क्लास नहीं किया आप लोग प्लीज डे 1 वाला वीडियो भी कर लीजिएगा उसको कवर, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो उसमें आपका पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग का सेकेंड क्लास डे 2 है, जहां हम लोगों को पढ़ना है आज का जो टॉपिक है वाई डिमांड कर्व हैज अ डाउनवर्ड स्लोप या नेगेटिव स्लोप, फिर आएगा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सारा टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डे 1 का कंटिन्यूएशन डे 2 है। बार बार बोल रहे डे 1 भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जो जो रिसेंटली ज्वाइन किया उसको डे 1 को कवर करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमको ये बताइए, ये इंग्लिश वर्ड जो है एक्सेप्शन, क्या मतलब है इसका? एक्सेप्शंस मतलब, बोलो शाकिब, एक्सेप्शन का क्या मतलब? तुम्हारा घर में सब आदमी बहुत अच्छा है, नमाजी परहेजगार, तुम निकल गए बदमाश टाइप का, तो क्या बोलेगा? अरे यही एक तो जो है बेकार टाइप का घर में निकल गया। मतलब तुम घर का एक्सेप्शन हो, घराना बहुत अच्छा है, नमाजी परहेजगार घराना है, लेकिन अब तुम निकल गए बदमाश टाइप का आदमी, तो इसको क्या बोलेगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जो जनरल रूल को फॉलो नहीं करता है। एक्सेप्शन का मतलब जो जनरल रूल को फॉलो नहीं करता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। तो सर लॉ ऑफ डिमांड में आप लोग को फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? लॉ ऑफ डिमांड में हम फर्स्ट क्लास में आप लोग को यह पढ़ाए थे कि जब कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, और जब कोई कमोडिटी का प्राइस घटेगा, कोई सामान का दाम सस्ता होगा, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, है ना भाई। कोई सामान का दाम बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं प्याज का दाम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो घर में प्याज का कंजम्पशन कम हो जा रहा है। जितना भी होटल एंड ऑल है जहां पे रोल में प्याज दे रहा है वो लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं गाजर से, मूली से। यही लॉ ऑफ डिमांड है, जब प्राइस बढ़ा है तो उसका डिमांड कम होगी, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ये है मेरा जनरल लॉ। लेकिन वो चीज जो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, हम लोग बोलेंगे ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। सर क्या क्या एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का? तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके देखिए, यहाँ पे जितना एक्सेप्शन है वो सबको पढ़ना है हम लोग। तो पहला एक्सेप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन, या फिर इसको बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट या कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन का मतलब होता है बहुत सारा टाइम इंसान एक कमोडिटी को यूज इसलिए करता है क्योंकि उसको लग रहा है कि इस कमोडिटी को यूज करके हमको मोहल्ला में इज्जत मिल रहा है, फैमिली में इज्जत मिल रहा है, तो ये कमोडिटी को हम यूज करेंगे, अपने आप को इसके साथ एसोसिएट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आईफोन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तुम किसी से पूछा क्या भाई आईफोन क्या यूज कर रहा है, अब वो तुमको ऐसे तो नहीं बोलेगा नहीं भाई आईफोन का एक अलग टाइप का भरम है, ये है। वो बोलेगा नहीं इसका सिक्योरिटी फीचर बहुत हाई है, ये हैक नहीं होगा। तो भाई तेरा पास हैक करने वाला चीज है क्या? एक तो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है जिसमें 100 रुपये है, तो हैक करके कौन क्या कर लेगा? लेकिन वो क्यों यूज कर रहा है आईफोन? उसको लग रहा भाई आईफोन यूज, रेडमी तो सब यूज कर रहा है, हम जब आईफोन यूज करेंगे और आईफोन लेकर मोहल्ला में निकलेंगे तो सब कोई आगे पीछे हमको देखने लगेगा। उसका ये मेंटालिटी है ना। इसीलिए देखो बाकी सब फोन का कवर, देखो मेरा फोन का कवर नॉर्मल, अब जिसका आईफोन होगा उसका कवर में बीच में जहां पर लोगो है वहां पे अलग से कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि दिखना चाहिए, जब दिख रहा नहीं तो फायदा क्या है? देखो, है ना। तो दिस इज नोन एज वेवलेन इफेक्ट या कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन। एक कमोडिटी को आप इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है उसको यूज करने से मेरा सोशल स्टेटस बढ़ेगा और मेरा डिस्प्ले ऑफ वेल्थ होगा। लोगों को लगेगा हम अमीर हैं, मेरा पास बहुत पैसा है, भले हम नाश्ता का पैसा काट काट के ईएमआई भर रहे हैं,
लेकिन वो दुनिया नहीं देखेगा। दुनिया देखेगा भाई इसका पास आईफोन है तो इसको तो इज्जत देनी होगा अलग से। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया। कल को अगर आईफोन अपना प्रोडक्ट को सस्ता कर देता है और सबको बेच दे रहे 20-20, 10-10 हजार में, तो क्या इसका डिमांड रहेगा? नहीं रहेगा। सब बोलेगा भाई यार उसके पास भी आईफोन, मेरा पास भी आईफोन, तो मेरा इज्जत क्या है? तो ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया? एक्सेप्शन। वेबलेन इफेक्ट या कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल एक सामान को और ज्यादा खरीदता है जब वो महंगा होता है, ये सोचकर कि प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये एक अच्छा तरीका है अपना सोशल स्टेटस या वेल्थ को दिखाने का। तो ये बिहेवियर जो है इसको बोला जाता है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। जितना ज्यादा देखो, ये डेटा भी शो कर रहा है, हर आईफोन का जो डिमांड है वो पिछला वाला से ज्यादा रहता है, जबकि प्राइस बढ़ रहा है। 10 से ज्यादा 11 का प्राइस था, 11 का डिमांड 10 से ज्यादा था। अभी कहां तक पहुंचे? 17 का जो प्राइस है वो 16 से ज्यादा है, 17 16 से ज्यादा बिका है। जब 18 आएगा वो 17 से ज्यादा महंगा होगा और वो 17 से ज्यादा बिकेगा। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सर आप तो बोले थे प्राइस घटेगा तब डिमांड बढ़ेगा। अभी आईफोन 12 का प्राइस एकदम कम है, उसका डिमांड है क्या? डिमांड है कि नहीं है? तो बोलेगा भाई आईफोन 12 का वो उससे ले जाते तो क्या खरीदिए। क्योंकि भाई यहां पे आप प्राइस के हिसाब से डिमांड नहीं कर रहे, आप अपना सोशल स्टेटस को शो करने के लिए एक कमोडिटी को यूज कर रहे हो। तो दैट बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ? तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा वो कमोडिटी के ऊपर जो कमोडिटी एक स्टेटस सिंबल की तरह काम कर रहा है कि भाई हम इसको यूज कर रहे हैं तो मेरा इज्जत है, हम यूज नहीं कर रहे तो मेरा इज्जत नहीं है। लेकिन आईफोन को सब फ्लॉन्ट करता है, अरे भाई मेरा तो आईफोन ही नहीं बोलेगा मेरा फोन खराब हो, बोलेगा मेरा आईफोन खराब हो। दूसरा आता है एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड का बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट जो है इसका मतलब होता है when the demand for a goods increases because others are buying it, individual might jump on it on the bandwagon and purchase the more of that item। क्या मतलब है इसका? एक कमोडिटी है जो सब यूज कर रहे हैं, तुमको लग रहा है सब ले रहे हैं तो हमको भी लेना होगा। जैसे कि बीच में कोई इन्फ्लुएंसर लोग का ड्रिंक था ना, प्राइम नाम से, प्राइम जानते होगे तुम लोग, कोई यूरोपियन था उसका, प्राइम का कोई था। तो मेरा एक स्टूडेंट था, हमको पता नहीं, हम तो ये सब चेक वेक नहीं किया भाई क्या है, हम तो थम्स अप सब पीने वाला आदमी है, बहुत ज्यादा पैसा हुआ तो रेड बुल पी लिया। अब प्राइम प्राइम क्या है, तो वो एक लड़का यंग होराइजन में पढ़ता था, 12 में था, वो आया बोला सर आपको कुछ पिलाएंगे आज। बोला अच्छा अब खा लेके आया। बोला फिर हमको पहले पिलाने से पहले वो 5-6 मिनट उसका बारे में एक्सप्लेन किया कि क्या है, क्यों इतना चर्चा में है, ये वो। फिर अपना सोर्स बताया कि मेरा एक आंटी यहाँ रहती है, वहां रहती है, वो आई तो लेके आई, ये वो। उसके बाद बोतल निकाला ग्रीन कलर का, मतलब होता है ना ये ऐसे टाइप का, ये वाला टाइप का कोई ग्रीन था, ऐसे टाइप का बॉटल था। आपने हमको बोला ना थोड़ा सा पीजिएगा सर, बोला ठीक है ला दिया, पी, आपको टीटा मार दिए। अच्छा एकदम बोला यार, अब हम उसको क्या बोले, वो बेचारा बोल रहे 800 रुपया का है, 900 रुपया का, इतना छोटा सा बोतल। हम उसको खराब लगे, बोले एक तो बेटा को ला के पिलाया, ऊपर से बोल रहा अच्छा नहीं लग रहा। तो बोला हाँ ठीक है सर, क्या बोल रही सर, तो पागल है फॉरेन में बच्चा लोग इसका पीछे, इंडिया में तो आउट ऑफ स्टॉक है, हम तो बाहर से मंगवाया है, ये वो सब हमको पूरा कहानी बनाने लगा। तो ये होता है बैंड वैगन इफेक्ट, क्योंकि सब कोई वो काम कर रहा है तो हमको भी करना है। तो एक कमोडिटी का प्राइस डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। अब भेड़ बकरी वाला चाल में सब चल रहा है, सब ये कर रहा है तो हमको भी करना है। दिस इज नोन एज बैंड वैगन इफेक्ट। In such cases, the rising popularity of a product positively influences its demand। यहां क्योंकि सब उसको यूज कर रहे हैं तो हमको करना है, यहां प्राइस से कोई लेना देना नहीं। दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट आता है स्नॉब इफेक्ट। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब इफेक्ट। This occurs when individuals desire a good more as its price increases because it becomes exclusive or unique। अब देखो,
यहां पे स्नॉब इफेक्ट जो है, यहां पे एक कमोडिटी जैसे उसका दाम बढ़ते जा रहा है, लोग उसको और ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट बिकम्स यूनिक और एक्सक्लूसिव। कॉमन पीपल का मतलब सिमिलर टू आईफोन जो हम बोल रहे हैं, स्नॉब इफेक्ट, कॉमन पीपल का रीच से वो आउट है, क्योंकि उसको सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसी वजह से हम चाह रहे हैं इसको खरीदें। ये सुपर बाइक्स हो गया, लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे कि मान लो गुशी का बेल्ट है, बाइक, ये बाइक तो नहीं होता इसका, बैग है, ये सब है ना। अब 2-2 लाख का बैग है, तो क्यों उसका डिमांड है भाई? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्लूसिवनेस, यूनिकनेस। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, में दिया हुआ नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की है ना, नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब है? एक प्रोडक्ट है जो तुम्हारा कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर यूज कर दिया, तुम बोले हमको भी ये यूज करना है, तो यहां पे तुम प्राइस की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, यहां पे क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर यूज किया तो तुमको भी यूज करना है। अब रोनाल्डो अपना यहाँ का हेयर, या विराट कोहली अपना यहाँ का हेयर पूरा छोटा करवा लिया, तुम जाके बोल रहे हो सैलून में, भाई मेरा भी यहाँ का छोटा कर दिया, हम भी ऐसे घूमेंगे। नेमार जो अपना पूरा यहाँ का टकला हो गया, इस को खड़ा करके व्हाइट करवा लिया, तुम भी बोल रहे हमको भी यहाँ से टकला करके व्हाइट कर। भाई वो नेमार है, वो कैप्टन है ब्राजील फुटबॉल टीम का, तुम यहाँ मोहल्ला में घूम रहे हो, आदमी देख के हंस रहा है, बोल रहा है नहीं हम भी ऐसे कराएंगे। तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब सलमान खान कोई पिक्चर में मान लो अपना जीन्स फटा हुआ पहन लिया, अब तुम भी फटा हुआ पहन रहे हो, भाई वो सलमान खान है, वो पहनेगा तो आदमी समझेगा स्टाइल है, तुम पहन के घूमेगा तो लोगों को लगेगा गुरबती है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, फटा पहन के घूम रहे हैं। दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि तुम कोई अपना एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर, एक्टर, क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन को देखे हो वो चीज यूज करते हुए, अब तुमको भी यूज करना है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो यही रीजन की वजह से बड़ा बड़ा ब्रांड लोग, इन्फ्लुएंसर लोग को पैसा देता है ऐड करने के लिए। तो क्या लग रहा है सलमान खान 30 रुपए वाला थम्सअप पी रहे हैं, उतना मेहनत करके जब मार के बाहर से, तुम बोल रहे नहीं भाई पिया है तो हमको भी पीने होगा। दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। फिर आती है एक और, वेबलेन इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर मुझे एक्सप्लेन किया इसका डिटेल में, या इसको हम लोग एक और, इसका जो मतलब होता है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, क्या मतलब है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का? बहुत सारा टाइम इंसान महंगा प्रोडक्ट इसलिए खरीदता है ये सोच के कि ज्यादा महंगा है तो अच्छा क्वालिटी है। जैसे कि उसके सामने 2 सामान रख दो, फॉर एग्जाम्पल 2 साबुन रख दो, बोलते ये वाला जो साबुन है ये है 30 रुपया वाला, और ये वाला जो साबुन है ये है 40 रुपया वाला। वो बोलेगा हमको 40 रुपया वाला साबुन दे दीजिए। क्यों? बोलेगा 10 रुपया ज्यादा देगा तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा उसमें, है ना, खाने में भी यूज होता है। तुम जाओ, बोलेगा ये 30 रुपये वाला चाट पापड़ी है, 40 रुपये वाला चाट पापड़ी है, बहुत लोग बोलेगा हमको 40 वाला बना दीजिए। बोलेगा क्या बोले 40 वाले में कुछ थोड़ा ज्यादा देगा, वो भी तुमको बोल देगा हाँ इसमें ये एक्स्ट्रा रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा, जबकि दोनों में सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दिस इज नोन एज वेवलेन इफेक्ट या क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। यहां पे क्या होता है, इंसान प्राइस को इंडिकेटर समझ लेता है क्वालिटी का, उसको लगता है हायर प्राइस हायर क्वालिटी, लोअर प्राइस लोअर क्वालिटी। अब तुमको बोलता भाई वाला टी शर्ट खरीदा, कहां से? ये तो कोयनो मार्केट से खरीदा, ये माँ अच्छी फालतू है। तो बोलते भाई वाला टी शर्ट खरीदा, कहां से खरीदा? ये टी शर्ट हम खरीदे लाइफ स्टाइल से, क्वेस्ट मॉल का। बोलेगा हाँ देख के तो अच्छा लग रहा है। दिस इज वेवलेन इफेक्ट। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है भाई ज्यादा दाम बेटर क्वालिटी, कम दाम लो क्वालिटी। समझ में आया? तो ब्रांड लोग बहुत सारे टाइम ऐसे भी करते हैं, तुमको जानबूझ के महंगा वाला दे दिया और तुमको लग रहा है कि महंगा है तो कुछ तो उसमें अच्छा ही होगा। बिरयानी दुकान में बोलते हो स्पेशल बिरयानी, स्पेशल बिरयानी भी सेम ही हर जगह है, और उसमें एक तो गोश्त ज्यादा दे देते हैं,
और कुछ स्पेशल नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गिफेन इफेक्ट। गिफेन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर रॉबर्ट गिफेन ये एक चीज नोटिस करते हैं कि आयरलैंड, आयरलैंड एक कंट्री है जहां का स्टेपल फूड है स्वीट पोटैटो। जैसे हम लोग का चावल है, आटा है ना भाई, चावल आटा हम लोग खाते हैं, हम लोग का स्वीट पोटैटो वन ऑफ द प्रोमिनेंट फूड है। वो देखते हैं एक बार क्या हुआ, स्वीट पोटैटो का प्राइस बढ़ने लगा। तो जब स्वीट पोटैटो का प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड भी बढ़ने लगी, और जब स्वीट पोटैटो का प्राइस घटता था तो उसका डिमांड भी घट जाता था। बोले ये ऐसा क्यों हुआ? तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए ये टर्म आया है गिफेन इफेक्ट। गिफेन इफेक्ट में बोला गया है कि जो इंफीरियर गुड्स रहता है, इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि बहुत चीपली अवेलेबल रहता है लेकिन नेसेसिटी रहता है। जैसे कि चावल, चावल इंफीरियर गुड्स। अब चावल क्या बहुत महंगा है? सस्ता सामान है लेकिन डेली यूज का सामान है। तो इसमें यह नोटिस किया गया जो डेली यूज का इंफीरियर गुड्स है उसका जब प्राइस बढ़ता है ना, उसका डिमांड बढ़ जाता है, और प्राइस घटता है तो डिमांड घट जाता है। अब क्यों सर? कोविड में देखो जब सब चीज का दाम बढ़ रहा था, डिमांड बढ़ गया था। क्यों क्यों बढ़ गया था? लोगों को लग रहा अरे गाड़ी बंद हो जाएगा, कल नहीं आएगा, आज 40 का चावल 50 में हुआ, कल को 100 में मिलेगा तो 50 में ही ज्यादा खरीद के रख लो ताकि 100 में खरीदने ना पड़े। और जब दाम घटने लग गया, जैसे कि चिकन में हुआ था, अंडा में हुआ था, 2 रुपया 3 रुपया पीस मिलने लग गया था कोविड में, लोग खरीदना बंद कर रहे, नहीं बाबा 2 रुपया 3 रुपया में अंडा मिल रहा है, लग रहा है कुछ बीमारी हुआ है मुर्गी में, इतना सस्ता में अंडा कैसे दे रहे? या फिर लोग क्या कर रहा था, शिफ्ट कर जा रहा था अदर सुपीरियर गुड्स में। अब सब जितना भी राइस है, चावल है, सबका दाम गिरा। तो जो आदमी पहले 40 वाला खाता था, अब वो बोल रहा भाई 60 वाला चावल 40 हो गया, तो अब 40 वाला जो 20 हुआ उसको नहीं खा के 60 वाला का जो 40 हुआ उसको हम खाने लग जा रहे, उसको कंज्यूम करने लग जा रहे। तो इसी को बोला जाता है गिफेन इफेक्ट। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स में लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर दैट गुड। समझ में आ रहा है कि जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड और बढ़ने लग जाता है घटने की वजह। क्यों? क्योंकि भाई चावल अगर महंगा होगा आदमी तो चावल खाएगा, महंगा है चलो गोश्त महंगा हो, आदमी वाला गोश्त नहीं खाएगा, चावल तो खाएगा ना। तो जब महंगा होता है लोग उसको और ज्यादा परचेस करने लग जाता है। क्यों? बिकॉज इट बिकम्स दी ओनली सोर्स ऑफ, आदमी बोलता है ना भाई कुछ नहीं रखा तो चावल और दाल तो खा लेगा। तो अब क्योंकि वो मीट और वेजिटेबल में प्राइस कट कर रहा है तो वो राइस को और ज्यादा खरीदेगा कि भाई कुछ खिचड़ी बना के खा लेगा, दाल चावल खा लेगा। तो ये इसी को बोला जाता है गिफेन इफेक्ट कि जब इंफीरियर कमोडिटीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड भी क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। ये सब जो भी बताए दीज आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फिर आता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? सोना का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, तुमको बोला गया अरे भाई अगला साल तक ना डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो अभी बढ़ा हुआ दाम में भी तुम और ज्यादा खरीद रहे हो। क्यों? तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन है, स्पेक्युलेटिव है कि नेक्स्ट ईयर डबल हो जाएगा, तो उससे बेटर है अभी खरीद ले रहे। और अगर तुम्हारा ये स्पेक्युलेटिव है सोना का दाम घट रहा है लेकिन तुमको कोई बोला भाई साल का एंड तक ना आधा हो जाएगा दाम, तो तुम अभी कम भी हो रहा है तो खरीद नहीं रहे हो भाई, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि जब आधा हो जाएगा तब खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। समझ में आया? तो दीज आर ऑल एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन या वेवलेन इफेक्ट, वैन वेगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील या स्नॉब इफेक्ट, वो आईफोन वाला, ठीक है। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, गिफेन इफेक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दीज आर ऑल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीफली एक्सप्लेन, अच्छा ये इससे पहले भी आप लोग को समझना होगा, व्हाई डज डिमांड कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप क्यों है, या व्हाई डज डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या मतलब है ये लाइन का?
इसका मतलब है हम आप लोग को लास्ट क्लास में डिमांड कर्व बना के दिखाई दे कि सर डिमांड कर्व ऐसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे नहीं होता डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा कैसे रहेगा? ऐसे ही रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो क्यों सर ये हमेशा ऐसे ही क्यों रहता है? वाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? अब इसका कुछ रीजन है। नंबर 1 है इनकम इफेक्ट, नंबर 2 है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और नंबर 3 है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए पहले इनकम इफेक्ट समझते हैं। तुमको डेली टिफिन के लिए कितना मिलता है मुझे सर? बोलो 200। बाप रे, अब मुनज्जा को डेली मिलता है 200 रुपया। कितना मिल रहा है? क्या करती हो 200 रुपया का? अब मान लो मुनज्जा को 200 रुपया मिलता है, वो जाती है डेली जाके डोमिनोज में 2 पिज्जा उड़ा देती है, ठीक है। अब एक पिज्जा का दाम है मान लो 100 रुपया करके, तो वो 2 पिज्जा उड़ा दी, 100 इंटू 2 200 रुपया। चले गए, साथ में 2 से 8 लोग को भी ले जा रही है, चलो तुम लोग भी खा लो। अब इनकम इफेक्ट में बोला जाता है जब कमोडिटी का प्राइस घटता है, 200 में 2 पिज्जा की जगह अब बोला भाई पिज्जा का दाम जो है वो अब 200 रुपये नहीं है, वो घट गया है। 200 से घट के हो गया फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज, 100 रुपीज से घट के हो गया है 60 रुपीज। पहले कितना था, अब कितना हो गया? मुनज्जा 2 पिज्जा ले ली 120 रुपया में, अभी भी उसके पास 80 रुपया बचा हुआ है। तो वो बोली एक काम करते हैं ना, एक और पिज्जा ले लेते हैं, फिर भी 20 रुपया तो बच ही जाएगा। मतलब जब एक कमोडिटी का प्राइस घटा है तो कंज्यूमर का जो इनकम है इन दी हैंड्स वो बढ़ गया। मतलब उसको मिल तो अभी भी 200 रुपया है, लेकिन पहले 2 पिज्जा लेने में 200 रुपया गायब हो जाता था, अभी 2 पिज्जा लेने के बाद भी पैसा बच रहा है। वो बचा हुआ पैसा से कंज्यूमर क्या करता है, और ज्यादा डिमांड करने लग जाता है, और ज्यादा कमोडिटी को परचेस करने लग जाता है। तो इसी वजह से जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट। तो जब प्राइस घटेगा तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ पैसा जो वो और सामान खरीदेगी, और सामान खरीदेगी तो डिमांड बढ़ेगा। प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ने लग गया इनकम इफेक्ट की वजह से। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स कंज्यूमर विल हैव ग्रेटर परचेजिंग पावर। मतलब जब एक 100 से 60 रुपया हुआ तो उसका पैसा 200 मिल रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ गया। पहले वो 200 में 2 पिज्जा खरीद सकती थी, अभी वो 180 में 3 पिज्जा खरीद पा रही है। मतलब उसका परचेजिंग पावर क्या हो गया, पैसा का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। दिस इंड्यूसेस देम टू इंक्रीज द डिमांड। अब ये बचा हुआ पैसा से वो अपना डिमांड और ना कुछ तो खरीद ही लेगी वो फॉर द कमोडिटी। दिस इफेक्ट ऑफ प्राइस फॉल ऑन डिमांड इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है जहां पे कमोडिटी का प्राइस घटने की वजह से कंज्यूमर के हाथ में इनकम बढ़ जाता है। मतलब रियल इनकम नहीं बढ़ा, घर से 200 मिल रहे हैं, लेकिन पहले जो 200 में सामान खरीदते थे अभी उतना सामान खरीद के मेरे पास कुछ पैसा बढ़ जा रहा है, मतलब कुछ पैसा बच जा रहा है। दैट इज इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? वो बचा हुआ पैसा से हम लोग और कुछ खरीद लेते हैं। समझ में आया बात? तो इसीलिए जब कोई कमोडिटी का प्राइस घटता है तो लोगों का डिमांड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सेम सामान जो हमको चाहिए उतना मिलने के बाद भी मेरे पास पैसा बच जा रहा है, तो बचा हुआ पैसा को हम और कुछ खरीद लेंगे उससे। नेक्स्ट आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब डोमिनोज का पिज्जा हो गया 100 से 60 रुपया, लेकिन मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा 100 ही रुपया है। तो वो लोग जो मैकडॉनल्ड्स से पिज्जा खरीद के खाते थे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से वो लोग अब कहां आएगा, बोले गए बहन चल डोमिनोज में खाएंगे, 60 रुपए में मिल जाएगा, यहाँ का फुचका छोड़ चल वहां से जाके खाएंगे, 10 का 4 दे रहा हूँ 10 का 6 देगा। दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या बोल रही हो, लाल मस्जिद का पास 10 का 10 दे रहा था। हाँ, अभी अब हमको नहीं पता कितना देता है, पहले कोविड से पहले वो 10 का 10 देता था। कोविड से पहले बहुत टाइम हो गया। उसका इतना ही भीड़ रहता था ना, 3 राउंड रहता था उसका। मान लो यहाँ वो फुचका वाला है, एक सब पत्ता लेके खड़ी रहती थी, फिर दूसरा राउंड पत्ता का इंतजार करती थी, फिर तीसरा राउंड इंतजार करती थी कि ये लोग हटेगी तो हम लोग आएंगे, और फिर चौथा यहाँ वहाँ ऐसे स्कैटर्ड होके रहता था कि हम लोग अभी नंबर आ जाता है। और बीच में फुचका वाला एकदम रैंडम धंधा करता था।
वो तो कोविड आ गया, जो तो थोड़ा दिन तो जावेद खान को पीछे कर देता यहाँ, जितना वो रुपया कमा रहा था। मुंबई के एक फुचका वाला है, उसको जीएसटी की तरफ से नोटिस आ गया। क्यों? क्योंकि उस साल का 40 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो गया था उसका क्यूआर कोड में। 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन पार हो गया था सिर्फ क्यूआर कोड में। तो कैश में कितना हुआ? जीएसटी का नोटिस आ गया कि भाई टैक्स भरो। वो बेचारा डर गया, कितना किया होगा उतना न्यूज में आया था। 40 लाख का ट्रांजैक्शन कुछ का भी। चलो हमको तो एक तो हेल्पर चाहिए। बोलो, तुमको एक गमछा, एक लुंगी, एक शर्ट देंगे, ग्लव्स भी दिला देंगे। ठीक है, तो सब इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब एक कमोडिटी का प्राइस घटता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे सर कि एक्स एंड वाई, या टी एंड कॉफी, टी और कॉफी। तो जब कॉफी का प्राइस घटेगा तो जो लोग चाय पीते हैं चाय छोड़ के कॉफी की तरफ आएगा। तो प्राइस घटने के वजह से नया कंज्यूमर्स आ गया इसको डिमांड करने के लिए। तो न्यू कंज्यूमर्स आने की वजह से इसका डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Fall in the price will have another effect on demand. This other effect is called substitution effect. जब प्राइस एक कमोडिटी का गिरता है तो वो कमोडिटी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स। कंज्यूमर विल देन सब्स्टिट्यूट दिस कमोडिटी फॉर अदर कमोडिटीज। दिस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द गुड्स। अरे एग्जांपल दिए थे ना कैंपा और थम्सअप का। भाई कैंपा आया, कैंपा 20 रुपए में बेचने लगा, थम्सअप लोग 30-40 में बेच रहा था, तो लोग थम्सअप छोड़ के कैंपा की तरफ बढ़े। तो कैंपा का डिमांड क्या हुआ? बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से वो सस्ता था। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड घट गया और इसका डिमांड बढ़ने लगा। ये भी एक रीजन है कि क्यों प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ता है। एक तो है भाई इनकम इफेक्ट कि भाई प्राइस बढ़ने की वजह से सेम कमोडिटी हमको सस्ता में मिल जा रहा है, तो मेरा हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उससे हम और सामान खरीद ले। और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि ये कमोडिटी का प्राइस घटा है तो इसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से ये सस्ता हो गया, तो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट छोड़ के सब इसको यूज करने लग जा रही। क्लियर हो रहा है पॉइंट? दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यही रीजन है क्यों प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, इनकम इफेक्ट की वजह से और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। जब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को मिला देंगे, इनकम इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया सबको, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब भी समझ में आ गया। क्या मतलब इनकम इफेक्ट का? कि जब एक कमोडिटी का प्राइस घटता है तो कंज्यूमर के हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, वो एक्स्ट्रा पैसा से वो उस कमोडिटी का डिमांड को और ज्यादा बढ़ा देता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब जब एक कंज्यूमर का प्राइस घटता है तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स के मुकाबले में वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट छोड़ के इसको यूज करना चालू कर देते हैं, इसका डिमांड। तो जब दोनों को ऐड करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को, इसको दोनों को साथ में बोला जाता है प्राइस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तो प्राइस इफेक्ट का मतलब ही होता है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि जब एक कमोडिटी का प्राइस घटेगा तो ये रीजन की वजह से उसका डिमांड बढ़ेगा। दूसरा रीजन ये भी है कि क्यों प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल में हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, उसका एक चैप्टर जब आएगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जब यूटिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी समझ में नहीं आएगा वो, ठीक है। चलो ये हो गया, एक्सेप्शन हो गया है। क्या लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है? तीसरा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, नीचे की तरफ क्यों मूव करता है, नेगेटिवली स्लोपिंग क्यों है, ये 3 रीजन की वजह से, ठीक है ना। क्यों प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है, ये सब 3 रीजन की वजह से। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। चेंज इन डिमांड में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सुन के लग रहा है सर दोनों तो सेम ही है। चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दोनों सुन के क्या लग रहा है? सेम। लेकिन सर दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। चलिए पहले पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड, एकदम अच्छे से नोट बना लेंगे। चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा है चेंज इन डिमांड। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड के बीच का क्या डिफरेंस? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है इट रिफर्स टू चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। क्या मतलब है सर? क्या मतलब है इसका? देखिए, एक कमोडिटी का डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि उसका प्राइस में चेंज आ रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक कमोडिटी का प्राइस में चेंजेस आ रहा है सर, क्योंकि उसका डिमांड में चेंज आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और दूसरा है इट रिफर्स टू चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अदर देन द प्राइस। क्या मतलब है सर इस लाइन का? समझिए, पहले में बोला है एक कमोडिटी का अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से, उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लेकिन अगर एक कमोडिटी का डिमांड में चेंज आ रहा है, चेंज आने का रीजन प्राइस नहीं है, प्राइस अपने जगह में फिक्स्ड है, अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आ रहा है। अदर डिटर्मिनेंट्स में क्या आ जाएगा? हो सकता है कंज्यूमर का इनकम में चेंज आ रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंजेस आ रहा है, हो सकता है सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइसेस में चेंज आ रहा है। ये सब रीजन में चेंजेस आने की वजह से अगर एक कमोडिटी का डिमांड में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। देखो, माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है एक कमोडिटी का डिमांड में चेंजेस आ रहा है क्योंकि उस कमोडिटी का प्राइस में चेंजेस आ रहा है। और चेंज इन डिमांड का मतलब है उस कमोडिटी का डिमांड में चेंज आ रहा है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आ रहा है, प्राइस फिक्स है। जैसे कि गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज बदल गया, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बदल गया, उस कंज्यूमर का इनकम बदल गया। भाई ये सामान 100 रुपए में मिलता था, तुम नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि तुम्हारा इनकम था 80 रुपया, अब ये सामान 150 में मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा इनकम हो गया 200 रुपए, तो तुम खरीद ले रहे हो। तो यहां पे प्राइस की वजह से चेंजेस नहीं हुए, यहां पे तुम्हारा इनकम बढ़ गया, इस वजह से तुम इसको खरीद पा रहे हो। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दो तरह का होता है। एक होता है
एक्सपेंशन ऑफ सब डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन, डिमांड डिक्रीज होगा तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। समझ में आया? और यहां पे इसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड बढ़ा क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में कुछ फेवरेबल चेंज आ गया। डिमांड घटा क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में कुछ अनफेवरेबल चेंज आ गया। जैसे कि गवर्नमेंट क्या किया, मान लो टोबैको को बैन कर दिया, तो टोबैको का प्राइस में चेंज नहीं आया, गवर्नमेंट का पॉलिसी में चेंज आया, टोबैको का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड। गवर्नमेंट क्या किया, सब्सिडी देने लग गया है फॉर एग्जाम्पल बुक्स में, तो बुक्स का प्राइस सेम है, सब्सिडी दे दिया गवर्नमेंट, फेवरेबल पॉलिसी बना रही है उससे रिलेटेड, तो उसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का जो रीजन रहता है, इट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से ये सब होता है। और चेंज इन डिमांड जो है, इट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? तो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक, अब देखो, अगर कर्व बनाया जाए तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का कर्व कुछ ऐसा रहेगा। ये है मान लो डिमांड कर्व, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। प्राइस बढ़ गया सर, प्राइस क्या हो गया, डिमांड क्या हो गया सर, घट गया। डिमांड क्या हो गया, घट गया, यहां आ गया। प्राइस बढ़ा, पी से P1, डिमांड डी से डी, मान लो ए हो गया, मतलब यहां से Q से Q0 कम हो गया। पहले डिमांड यहां था, अब डिमांड कम हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? देखो, डिमांड कर पहले यहां से यहां तक था, अब छोटा हो गया, यहां से यहां तक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है ना? और इसी का ऑपोजिट सर, प्राइस घट गया, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, ई से बी की तरफ आ गया। अब डिमांड कर्व होगा यहां से पूरा यहां तक, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है? क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो इस तरह का कर्व देखने को मिलेगा आपको चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और यहां पे कुछ ऐसा कर्व आपको देखने को मिलेगा। ये है डिमांड कर्व, ये है प्राइस, प्राइस क्वांटिटी, ये है डिमांड कर्व। प्राइस सेम है लेकिन फेवरेबल चेंज आ गया, गवर्नमेंट तुम्हारा प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, तुम्हारा प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कम हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो था तुम्हारा प्रोडक्ट का वो महंगा हो गया, तो तुम्हारा डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड कैसे बढ़ेगा, प्राइस तो सेम है
डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। डिमांड कर्व क्या होगा? राइटवर्ड। सेम प्राइस है लेकिन क्वांटिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहां पे डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। और इसी का ऑपोजिट भी होगा, अनफेवरेबल चेंजेस आ गया। सब्स्टिट्यूट गुड सस्ता हो गया, गवर्नमेंट तुम्हारा प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो ये अनफेवरेबल चेंजेस आया। डिमांड कम होगा तो कैसे कम होगा? डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया। सेम प्राइस में क्वांटिटी घट गया और क्वांटिटी, तो ये हो गया मेरा डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। ये था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। समझ में आया डिफरेंस? चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये है चेंज इन डिमांड, मतलब चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये है चेंज इन डिमांड। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो फिर से एक बार बता देते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो ये जो भी चेंजेस हो रहा है ये क्यों हो रहा है? इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है? अब यहां पे देखो, ये था प्राइस, ये था डिमांड कर्व, ये था क्वांटिटी। प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ गया। ये हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और ये हो गया मेरा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है? अब आते हैं इसी का ऑपोजिट। यहां पे डिमांड में चेंजेस आ रहा है लेकिन रीजन प्राइस नहीं है, अदर देन प्राइस है। अदर देन प्राइस कौन सा डिटर्मिनेंट है? कोई भी डिटर्मिनेंट। हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े हैं ना भाई, लास्ट क्लास आप लोगों को पढ़ाए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसमें से प्राइस था, इनकम था, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, गवर्नमेंट पॉलिसीज था, पॉपुलेशन था। तो इनकम प्राइस को हटा के बाकी जो भी डिटर्मिनेंट्स है, अगर वो सब में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन डिमांड। अब अगर फेवरेबल चेंज आ रहा है कुछ तो डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज इन डिमांड। कोई अनफेवरेबल चेंज आ रहा है तो डिमांड घटेगा, डिक्रीज इन डिमांड। फेवरेबल चेंज मतलब गवर्नमेंट तुम्हारा प्रोडक्ट का टैक्स कम कर दिया, फेवरेबल पॉलिसी बना दिया। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो तुम्हारा प्रोडक्ट अब ज्यादा बिक रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट गया, तो ये सब फेवरेबल चेंजेस है। पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार का डिमांड तो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? टी महंगा हो गया तो कॉफी का डिमांड तो बढ़ेगा। तो ये सब फेवरेबल चेंजेस। अनफेवरेबल चेंजेस आएगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। अब यहां पे देखो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। यहां पे डिमांड कर्व मूव कर रहा है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है? तो यहां पे याद रखना है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। और यहां पे डिमांड कर्व शिफ्ट, यहां पे शिफ्ट करेगा, मूव नहीं करेगा। राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। क्लियर हुआ? समझ में आया? ऑल क्लियर? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे आपको लिखना है, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये भी हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ये भी आ सकते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है?
क्लियर हुआ? Yes, sir. तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया, इंक्रीज और डिक्रीज के बीच का भी डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो याद रखना है, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर दो चीज आता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये प्राइस बढ़ने की वजह से हो रहा है, सॉरी प्राइस घटने की वजह से, इंक्रीज इन डिमांड, क्यों? डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस घटने की वजह से। और ये उसका उल्टा, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, क्यों सर? प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो एक ये कर्व कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ये है डिमांड कर्व, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। प्राइस घटा, डिमांड बढ़ गया, डाउनवर्ड स्लोप। और ये कर्व कुछ देख के ऐसा लगेगा, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी घट गया, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? और ये एक्सपैंड, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड। तो इस तरह से आपको लिखना है, रिटन आएगा ना, डिस्क्रिप्टिव है बीकॉम वाला लोग। और एमसीक्यूज अगर रहेगा 11th वाले लोग का, तो उसमें तो आपको उतना लिखना नहीं होगा, आपको समझना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग ये वाला डिमांड वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिए है, इसमें तो और कुछ पढ़ाने का है नहीं अभी। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ये सब पूरा हम लोग का हो गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो ये दो क्लास में पूरा डिमांड से रिलेटेड टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? डिमांड से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल बिगिन विथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस, क्रॉस, इनकम, उसके ऊपर सम्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो पूरा कवर है। ठीक है, तो दोनों वीडियो को देख लेना है, अदरवाइज जो नेक्स्ट क्लास करवाने वाले हो समझ में नहीं आएगा। डिमांड क्लियर रहेगा तब इलास्टिसिटी क्लियर रहेगा। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आएगा और लिखना बहुत ईजी रहता है, इसको इसमें स्कोर करना ईजी रहता है, तो तुम्हारा मार्क्स जो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा अगर ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा।